हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 22 का यानी कि चैप्टर नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस सीरीज का हर एक वीडियो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो के, जो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं, उन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। NCERT नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही वीडियो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। हम लोग इस चैप्टर में 120 MCQ कवर करेंगे, जिसमें कुछ MCQs 31 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने MCQs देखा था न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे बेस्ड और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पे बेस्ड। पार्ट 2 में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के ऊपर MCQs देखेंगे और कुछ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से, क्वेश्चन नंबर 32 से। हमारे बॉडी में कौन सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है? हमारे शरीर में कौन केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है? तो यह है हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। क्या लिखा है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी ये हमारे शरीर का सेंट्रल ऑर्गन है जिसमें पूरे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशंस आती है और ये उसे प्रोसेस करता है। हमारे पूरे शरीर से सूचनाएं इस केंद्रीय अंग के पास आती है और फिर ये अंग प्रोसेस करता है कि हमें क्या करना है। जो सूचनाएं आई है उसके बेसिस पे, उसके आधार पे हमें कौन से एक्शंस लेने हैं। तो ये कौन करता है? ब्रेन करता है। कौन सा ऑर्गन हमारे बॉडी में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है? ये कमांड भी करता है और कंट्रोल भी करता है। कमांड यानी कि आदेश भी देता है और नियंत्रित भी करता है। ब्रेन हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल भी करता है, साथ में उसे कमांड भी देता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा ब्रेन। अगला है, इनमें से कौन इनवॉलंटरी ऑर्गन या फिर ऑर्गन्स है? कौन अनैच्छिक अंग है? तो मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, इनवॉलंटरी ऑर्गन या ऑर्गन्स वो होते हैं जो अपने हिसाब से काम करते हैं, जिस पे आपकी मर्जी नहीं चलती है। जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, इन सब का जो काम है ये अपना काम करते हैं। आप चाह कर भी हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, किडनी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो अपने हिसाब से काम करते हैं। अगला है, एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट क्या होता है? अब यहाँ वेट लिखा हुआ है तो आप फिजिक्स मत लगाना, न्यूटन में आंसर मत देना। बायो के अंदर अगर वेट लिखा हुआ है मतलब आंसर आपको केजी में देना है, द्रव्यमान बताना है। तो एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट होता है 1200 से 1400 ग्राम। तो बी इसका राइट आंसर। अगला है, एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होते हैं? न्यूरॉनों की संख्या कितनी होती है एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन के अंदर? तो ये होती है 86 बिलियन। 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 1 बिलियन में होता है 100 करोड़, तो 8600 करोड़। 86 बिलियन 8600 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन ब्रेन के अंदर। अगला सवाल है, इनमें से आपको बताना है कि कौन ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन नहीं है। ये वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, यानी ऐसे काम जो आप सोच समझ के करते हो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, और जो काम बिना आपके सोचे समझे भी होता है वो भी हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। इनफैक्ट हमारे पूरे बॉडी को बैलेंस करता है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। तो ये वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो, हमारे ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये तीनों तो हमारे ब्रेन का काम है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना ये हमारे आरबीसी का काम है। कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जहाँ विजन के लिए, हियरिंग के लिए, स्पीच के लिए, मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इमोशंस के लिए, थॉट्स के लिए प्रोसेस होता है? हर चीज़ के लिए प्रोसेस हमारे ब्रेन में होता है। आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, प्यार, मोहब्बत, सेक्सुअल डिजायर, इमोशंस, इंटेलिजेंस, चलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, सोचना, समझना, बातें करना, कुछ भी करना, ये सब हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा? हमारा जो ब्रेन है वो हमारे ब्रेन बॉक्स में है। ब्रेन बॉक्स हम किसको बोलते हैं? क्रेनियम को बोलते हैं। क्रेनियम क्या है? हमारे खोपड़ी की हड्डी है। तो ये हो जाएगा क्रेनियम। तो हमारे ब्रेन को जो हड्डी प्रोटेक्ट कर रही है वो क्या है? क्रेनियम। जो हमारे फेफड़ों को हड्डी प्रोटेक्ट कर रही है वो कौन है? रिब्स है। 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़ियां होती है रिब्स की। तो रिब्स ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो हमसे ब्रेन के बारे में पूछा था तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों को प्रोटेक्ट करने वाला एक लेयर होता है। देखो, एक तो बोनी हो गया, बोनी कवरिंग हो गया, ब्रेन के केस में क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड के केस में बैकबोन। बट यहाँ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी होता है।
पहले प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, तब जाकर के ये बोनी पार्ट होता है, चाहे बैकबोन हो चाहे क्रेनियम हो। तो ये जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेनिंजेज। तो बी इसका राइट आंसर होगा। तो मेनिंजेज ये ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को भी। अगला सवाल ये है कि जो मेनिंजेज मैंने आपको बताया जो कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रोटेक्ट करता है, इसके 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स होते हैं। मान लो यहाँ पर ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि दोनों में मेनिंजेज है। तो जो हमारे सीएनएस से सबसे दूर है, यहाँ पर आप ब्रेन है तो चलो ब्रेन ही याद रखो, जो हमारे ब्रेन से सबसे दूर वाला लेयर है उसे बोलेंगे ड्यूरा मैटर। सबसे दूर है तो ड्यूरा मैटर, और सबसे पास वाले लेयर को बोलेंगे पाया मैटर, और बीच वाले को बोलेंगे अरेक्नोइड मैटर। तो इनमें से सभी ये मेनिंजेज के लेयर हैं। तो मेनिंजेज एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जिसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। सबसे दूर वाला ड्यूरा मैटर, सबसे पास वाला पाया मैटर और बीच वाला अरेक्नोइड मैटर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो ड्यूरा मैटर है इसके बाद हमारा क्रेनियम होता है। क्रेनियम खोपड़ी की हड्डी ब्रेन के केस में। अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके बाद क्या होगा? बैकबोन होगा। ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। ये मैं आपको पार्ट 1 में बता चुका हूँ। ये जो अरेक्नोइड लेयर है और ये जो पाया मैटर है, इसके बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो अभी मैंने आपको बताया सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसके बारे में यहाँ पे गलत चूज करना है कि क्या गलत लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि हमारे इंटरनल ईयर में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखो इसका काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम इसका, ये हमारे ब्रेन को नम रखता है, मॉइस्ट रखता है। तो सी हमारा सही है। दूसरा काम क्या है? ये हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ये हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर डी भी हमारा राइट हो जाएगा। और तीसरा काम इसका क्या है? ये हमें छोटे मोटे एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। तो ये हमें एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। तो बी भी सही है। राइट आंसर ए है। अगला सवाल है, इनमें से कौन ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है? ह्यूमन ब्रेन को मेनली पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। अब ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से माइंड में रखना। 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब देख लो फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। इसके बाद डायंसिफ्लोन। डायंसिफ्लोन को हिंदी में भी डायंसिफ्लोन ही बोलते हैं। और डायंसिफ्लोन के अंदर देखो कौन कौन से पार्ट्स हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन सब को हिंदी में हम इसी नाम से पुकारेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब यानी कि घ्राणपाली। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन कौन से? सेरिब्रम, डायंसिफ्लोन और ऑल्फैक्टरी लोब। डायंसिफ्लोन के भी 3 पार्ट्स, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस से ही पीनियल ग्लैंड जुड़ी हुई होती है और हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। मिड ब्रेन के अंदर देखो ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक वर्ड आपको पता है हमारे विजन से रिलेटेड होता है। तो ये हमें देखने में, यानी कि जो भी हम देखते हैं उसका इमेज रेटिना पे बनता है। फिर वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है वहाँ पे, और फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे ऑप्टिक नर्व से हमारे मिड ब्रेन को जाती है और फिर हमारा ब्रेन उस इमेज को समझता है। उसी तरह से यहाँ देखो ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है? तो हमारे नाकों में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, वो स्मेल को, सुगंधों को सेंस करते हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनता है, फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ऑप्टिक लोब में जाती है और हमारा ब्रेन फिर पता लगा लेता है कि ये स्मेल जो है किसका है। हैंड ब्रेन के अंदर देखो क्या क्या सब होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, अच्छे से ध्यान में रखना। ये सब सारे के सारे, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं पर देखो और बता देता हूँ मैं आपको, फोर ब्रेन ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग। और फोर ब्रेन में भी सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम होता है। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो आप विकल्प में देखना, या तो आपको फोर ब्रेन दिखेगा या फिर सेरिब्रम दिखेगा। दोनों में से जो आ जाए उसको टिक कर देना। सेरिब्रम को बिग ब्रेन भी कहते हैं, बिग ब्रेन। और हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और इसे हम लोग लिटिल ब्रेन बोलते हैं। लिटिल ब्रेन इसलिए क्योंकि ये ब्रेन जैसा दिखता है, इसीलिए लिटिल ब्रेन कहते हैं। और कभी ये पूछे कि हमारे ब्रेन का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, मेन थिंकिंग पार्ट हमारे ब्रेन का कौन सा है, तो आपको 2 विकल्प मिल सकता है, या तो आपको फोर ब्रेन मिलेगा या फिर सेरिब्रम मिलेगा। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा,
दोनों नहीं मिलेगा, या तो सेरिब्रम मिलेगा या फिर फोरब्रेन मिलेगा। तो इनमें से जो भी मिल जाए आप उसको टिक कर देंगे। यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है कि फोरब्रेन या सेरिब्रम ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और मुख्य रूप से सोचने वाला भाग है, मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का। तो हमारे ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट कौन है? यहाँ देखो, यहाँ मैंने फोरब्रेन डाला हुआ है तो सेरिब्रम नहीं डाला हुआ है। अगर सेरिब्रम में डालता तो फोरब्रेन नहीं डालता, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेरिब्रम के बारे में हम लोग कुछ और बातें जानते हैं। 2 बातें हम लोगों ने जाना, ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और ये मेन थिंकिंग पार्ट है। उसके बाद और देखो, सेरिब्रम में बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। आप ऐसा समझो, सेरिब्रम के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारे कार्यालय होते हैं और हर कार्यालय का अपना एक अलग काम है। जैसे मान लो हमने कुछ देखा, तो देखने से संबंधित जो सूचनाएं हमारे सेरिब्रम के अंदर पहुंचती है उसके लिए एक अलग ऑफिस है, यानी इन सूचनाओं का आकलन एक अलग ऑफिस में किया जाएगा। वैसे ही जब हम कुछ सूंघते हैं तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है वो एक अलग ऑफिस में पहुंचती है, उसका आकलन एक अलग ऑफिस में होगा। कुछ हम देखते हैं उसका आकलन एक अलग ऑफिस में होगा। तो हमारे सेरिब्रम में अलग अलग ऑफिसेज हैं। तो ये जो ऑफिस है यहाँ हमने उसे एरिया बोला है। तो एरिया ऑफ टेस्ट, एरिया के टेस्ट के लिए अलग एरिया है, विजन के लिए अलग एरिया है, स्मेल के लिए अलग एरिया है, सुनने के लिए अलग एरिया है, टच, पेन, टेम्परेचर इसके लिए अलग एरिया है। ये सारे ही एरिया हमारे सेरिब्रम में है। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट देख रहे हो ना आप, ये सारे सेरिब्रम का पार्ट है। तो अलग अलग एरिया है जिनमें अलग अलग सूचनाएं जाती हैं, अलग अलग तरह की सूचनाएं जाती हैं और प्रोसेस होती है। इनमें से कौन हमारे फोरब्रेन का पार्ट नहीं है? तो सेरिब्रम मैंने आपको बताया, डायंसेफ्रोन मैंने आपको बताया जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस मैंने आपको बताया, और साथ में एपिथैलेमस। तो ये सब तो है, डी नहीं है। मेडुला ये हैंड ब्रेन का पार्ट है। अगला है, इनमें से कौन बताना है हाइपोथैलेमस के संबंध में गलत है? तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, आप सभी को पता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ये भी सही है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ना कि पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी गलत है। हमारे खाने पीने, भूख लगने, प्यास लगने, इन सब को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो डी भी ये सही है, सी हमारे इस सवाल का जवाब है। आगे देखो, हमारे हाइपोथैलेमस में कई तरह के सेंटर्स होते हैं, जैसे कि हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर, सेटिस्फैक्शन सेंटर, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। हंगर सेंटर, जो आपको भूख लगती है हाइपोथैलेमस के कारण, जब भी आपके बॉडी में एनर्जी की कमी होगी आपको भूख लगती है, ऐसा हाइपोथैलेमस ने कमांड दिया होता है। उसके बाद जब भी आपको प्यास लगती है, यानी कि हाइपोथैलेमस ने कमांड दिया है। सेटिस्फैक्शन, जब आप कुछ खाते हो पीते हो, एक समय के बाद आपका मन भर जाता है क्योंकि हाइपोथैलेमस बोलता है कि अब बस हो गया। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर, हमारे वातावरण का तापमान कुछ भी रहे, टेम्परेचर कुछ भी रहे, लेकिन हमारे इंटरनल बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस उसे कंट्रोल करता है। आप चाहे जैसे करवाए, हार्मोन्स के थ्रू करवाए या फिर स्वेटिंग करवा के करवाए, लेकिन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इनमें से कोई भी, जैसे मान लो हंगर सेंटर है, ये डैमेज हो जाए तो आपको भूख नहीं लगेगी। आपके बॉडी में चाहे जितनी भी एनर्जी की कमी हो जाए, जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, आपको भूख नहीं लगेगी। इस तरह से थर्स्ट सेंटर है, अगर ये डैमेज हो जाए तो आपके बॉडी में भले ही वाटर की कमी हो जाए, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में वाटर की कमी है, और सीधा आप बीमार पड़ोगे। सेटिस्फैक्शन सेंटर, आप अगर ये डैमेज हो जाए तो आप चाहे खाते रह जाओ, आपका मन नहीं भरेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। ये सारे ही सेंटर्स हमारे हाइपोथैलेमस में होते हैं। अगला है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसीलिए हम इसे थर्मोस्टेट बोलते हैं, ताप स्थापी बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर है। हाइपोथैलेमस में है, हाइपोथैलेमस कंटेन करता है किस किस को? हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर है, थर्स्ट सेंटर है, सटाइटी सेंटर है। सटाइटी सेंटर यानी कि सेटिस्फैक्शन सेंटर। तो डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। अगला है, हमारे ब्रेन का रिले सेंटर किसे कहा जाता है? रिले सेंटर यानी कि सूचनाओं को एकत्र करना और किसी और के पास भेज देना। तो ये काम करता है थैलेमस। थैलेमस ये सूचनाओं को एकत्रित करता है और सेरिब्रम को भेज देता है। और ये एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। अगला देखो, कॉर्पस कैलोसम। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये पूरा ये है सेरिब्रम। सेरिब्रम को 2 इक्वल पार्ट्स में हम बांट देते हैं, और इन दोनों पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं हेमीस्फीयर, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। और जब आप इन दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर को अलग करोगे, तब आपको ये
जो आप संरचना देख रहे हो यहाँ पे, ये दिखेगा। ये क्या करता है, इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ करके रखता है। इसे हम हार्ड बॉडी भी बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम को हार्ड बॉडी भी बोलते हैं। तो कॉर्पस कैलोसम ये हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़े रखता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सवाल आपके आरआरबी जेईई में पूछा गया था। एक चीज और याद रखो, कॉर्पस कैलोसम ये सिर्फ स्तनधारियों में ही पाया जाता है, केवल मैमल्स में ही पाया जाता है। इनमें से कौन है जो हमारे फोर्ड ब्रेन के थैलमस या फिर हाइपोथैलमस और हाइंड ब्रेन के बीच में स्थित है? आप इस पिक्चर को देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये है थैलमस, और ये पूरा पार्ट ये पूरा पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन, और इस दोनों के बीच में ये जो है ये है हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन हमारा राइट आंसर होगा, मध्य मस्तिष्क। अगला सवाल है, फोर्ड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच एक कोऑर्डिनेट बना करके रखता है, ये कौन है? ये हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये फोर्ड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच समन्वय स्थापित करता है। अगला सवाल है, इनमें से चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे फोर्ड ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब होता है, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। हमारे मिड ब्रेन में विजुअल लोब होता है या फिर ऑप्टिक लोब होता है, जो हमें विजन में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम भी होता है, लिम्बिक सिस्टम हम लोग आगे देखेंगे। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे ही करेक्ट हैं। अगला सवाल है, हमारा जो हाइंड ब्रेन है ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, किन किन पार्ट से मिलकर के बना हुआ है? तो सेरिबेलम, ये देख लो, ये पूरा सेरिबेलम है। सेरिबेलम को हम लोग लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पूरा ब्रेन है इसी के जैसा दिखता है, थोड़ा बहुत हमारे पूरे ब्रेन का जो शेप होता है, जैसा दिखने में होता है, उसके जैसा ये दिखता है, इसीलिए इसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। लिटिल ब्रेन का मतलब आप ये मत समझना कि ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है, ये हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है सेरिबेलम। तो ये सही है। पोन्स देख लो, ये वाला जो पार्ट है ये पोन्स है, ये ऊपर मिड ब्रेन और उसके बाद पोन्स, उसके बाद ये मेडुला, और मेडुला के बाद यहाँ स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। तो ऑल ऑफ दीज हमारे हैंड ब्रेन का पार्ट है। ये देख लो, हैंड ब्रेन का हमारा पार्ट है सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देख सकते हो कि कहाँ पर कौन लोकेटेड है। आगे सवाल देखिए, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। हैंड ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है। तो मेडुला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी पूछे कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, कौन हो जाएगा? मेडुला ऑब्लंगाटा। अगला हमारा सवाल है कि अधिकतम इनवॉलंटरी एक्शंस, अधिकतम वैसी क्रियाएं जो बिना आपकी मर्जी के हो जाती है, उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे कंट्रोल करता है मेडुला। मैक्सिमम इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे मेडुला के द्वारा कंट्रोल होते हैं। यहाँ देखो, मैंने सब लिख दिया हुआ है हैंड ब्रेन के बारे में। हैंड ब्रेन में जो मेडुला है ये देख लो क्या क्या कंट्रोल करता है। उल्टी करना, छींकना, खांसना, हिचकी, जो हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं उसको कंट्रोल करता है। कुछ निगलते हैं उसको कंट्रोल करता है। लार का आना, पाचक रस का स्राव, ये सारी ही क्रियाएं जो है मेडुला के द्वारा कंट्रोल होते हैं। उसके बाद पोन्स के बारे में यहीं पे समझ लो। पोन्स ये हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद पोन्स भी कुछ इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे सांस लेने की दर, ये मेडुला भी कंट्रोल करता है और साथ में पोन्स भी कंट्रोल करता है। उसके बाद सेरिबेलम देख लो। सेरिबेलम के बारे में आप ये याद रखेंगे कि ये ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। पोन्स और मेडुला, ध्यान से सुनिएगा, पोन्स और मेडुला ये दोनों अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। वहीं सेरिबेलम के बारे में आप याद रखेंगे कि ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे भाग है, इसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, और ये हमारे अच्छी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये हमारे बॉडी के बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। जैसे हमारे पास 2 ही पैर हैं, फिर भी हम आराम से खड़े हो जाते हैं और चल भी लेते हैं। जब हम चलते हैं तो हम सोच समझ करके चलते हैं, सोच समझ करके पैर आगे बढ़ाते हैं। हमें पता होता है कि हम पैर आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सोचने वाला काम तो हमारे सेरिब्रम के द्वारा हो रहा है, बट हम गिरते भी तो नहीं हैं। हमारा पूरा बॉडी बैलेंस्ड है। जो बैलेंस बना करके रखा हुआ है ये सेरिबेलम के द्वारा है। कोई इंसान अगर ज़्यादा शराब पी लेता है तो आप देखते हो वो लड़खड़ाने लगता है, वो सही से चल भी नहीं पाता है। अगर ज़्यादा शराब पी ले तो वो चल भी नहीं पाता है, लड़खड़ाते रहता है। तो इसका कारण ये है कि उस समय हमारा सेरिबेलम अच्छे से काम नहीं करता है। अब इन 4 में से
आपको चूज करना है कि कौन करेक्ट मैच है। सेरिबेलम के बारे में लिखा है कि ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, सही है। पोन्स ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, ये भी सही है। मेडुला ये ज़्यादातर इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, तो सभी सही है। हमारे ब्रेन का जो मेडुला है उसमें कौन सा सेंटर होता है? जैसे कि हाइपोथैलेमस में हमने देखा था कई सारे सेंटर्स होते हैं। तो मेडुला के द्वारा हमारा रेस्पिरेशन, श्वसन दर नियंत्रित होता है, क्योंकि उसके पास होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुला के पास होता है कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स सेंटर, यानी कि ये हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा, सिंपल सा आप इतना याद रखो। उसके बाद ये जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस होते हैं उसको रेगुलेट करने का भी सेंटर होता है, पाचक रस के स्राव को नियंत्रित करता है। तो ये सभी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्नीजिंग और वोमिटिंग, ये मेनली किसके द्वारा कंट्रोल होता है? एक ह्यूमन के अंदर। तो ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ये मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है। अगला है कि ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है? ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है और मेडुला आता है, सेरिब्रम नहीं आता है। यहां देख लो आप, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीनों मिल करके कहलाते हैं ब्रेन स्टेम। याद रखना सेरिबेलम इसमें नहीं आएगा। हैंड ब्रेन का 2 पार्ट और एक मिड ब्रेन, ये तीनों मिलकर के कहलाएगा ब्रेन स्टेम, यानी कि मस्तिष्क स्तंभ। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन है, लार्जेस्ट पार्ट कौन है? तो ये है सेरिब्रम। अगला है लिम्बिक सिस्टम में क्या आता है? लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड है? लिम्बिक सिस्टम में एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस, ये 2 संरचनाएं हैं जो आते हैं, तो बी और सी दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। लिम्बिक सिस्टम में जो एमिगडेला है ये क्या करता है? ये इमोशन, एंगर और फियर, यानी कि गुस्सा हो गया, डर हो गया, उदासीपन हो गया या फिर सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, इन सारी ही चीज़ों को एमिगडेला कंट्रोल करता है। बट ये सारी ही चीज़ें जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा भी कंट्रोल होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में हो सके एमिगडेला ना दे, हाइपोथैलेमस दे दे, तो आप इसको टिक करना। हिप्पोकैम्पस देखो क्या करता है, हिप्पोकैम्पस के कारण हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। ये क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। हिप्पोकैम्पस को गेटवे ऑफ मेमोरीज कहा जाता है। गेटवे ऑफ मेमोरीज किसे कहा जाता है? ये हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी के अंदर? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, तो बी इसका राइट आंसर। एमिगडेला का काम क्या है? एमिगडेला क्या करता है? ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये हमारे एंगर, फियर को कंट्रोल करता है, गुस्सा और भय का नियंत्रण होता है एमिगडेला के द्वारा, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ये सारी ही चीज़ें हाइपोथैलेमस के द्वारा भी कंट्रोल होता है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताना है कि कौन गलत है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सही है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास है बैकबोन, या फिर बैकबोन को ही हम लोग स्पाइन बोलते हैं या फिर वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई पुरुषों में अधिक होती है, ये भी सही है, बट स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई ये लगभग 45 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ लिखा हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताना है कि कौन गलत है। रिफ्लेक्स एक्शन 2-3 मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हो जहाँ बहुत ही ज़्यादा रोशनी है, तो क्या होता है? पुतली की साइज छोटी हो जाती है। वहीं आप जब किसी ऐसे स्थान पर जाते हो जहाँ अंधेरा होता है, पुतली की साइज बड़ी हो जाती है। तो पुतली की साइज का बड़ा होना, छोटा होना क्या आपके कंट्रोल में था? नहीं था, ये अपने आप ही हो गया। उसके बाद अभी आप पढ़ रहे हो, पीछे से आपके हाथ पर अगर कोई पिन चुभा दे, आप झटके से हाथ को हटा लोगे, तो क्या आपने सोच समझ करके हटाया? आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, बस हटा लिया, ये अपने आप हो गया। वैसे ही मान लो आपके तलवे में जब कुछ कांटा या फिर कील चुभता है, तो आप क्या करते हो? पैर को ऊपर उठा लेते हो। क्या आप ये सोच कर उठाते हो कि नहीं चुभ रहा है, मुझे पैर ऊपर उठा लेना चाहिए? आपने नहीं सोचा, ये अपने आप ही हो गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया, ये सारे कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो बहुत ही फास्ट है, वेरी क्विक, बहुत ही फास्ट है, अपने आप ही हो जाता है और बहुत कम समय में ये एक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो पढ़ते हैं विकल्प को। काफ़ी क्विक होता है, वेरी क्विक एक्शन है, सही है। ये हमें इंजरी से बचाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हमारे आंखों में हाई इंटेंसिटी का लाइट जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि आई बॉल के अंदर का पार्ट जल जाए,
इसीलिए पुतली की साइज छोटी हो जाती है ताकि कम से कम लाइट हमारे आई बॉल के अंदर जाए। आपके तलवे में किल चुभा, आपने तलवा को ऊपर उठा लिया, तो आपने इसलिए उठाया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो। आपका हाथ किसी गर्म लोहे से टच होता है तो आप झटके से हटा लेते हो, इसलिए हटाते हो ताकि आपका हाथ जल ना जाए। हालांकि ये सब बिना सोचे समझे होता है, आपकी मर्जी नहीं होती है, बट हम हाथ को ऐसे हटाते हैं ताकि उस गर्म लोहे से दूर भाग जाए। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमें इंजरी से बचाता है, ये भी सही है। उसके बाद ये वॉलेंट्री एक्शन है। तो वॉलेंट्री तो वो होता है जो हम सोच समझ करके करते हैं, लेकिन ये तो बिना सोचे समझे हो गया, तो ये गलत है, सी गलत है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये अपने आप ही होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ये सब पूरा होने में कम समय लगता है और ये हमें इंजरी से बचाता भी है। जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये किसने खोजा? मार्शल हॉल ने खोजा। जो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये मेनली किसके द्वारा कंट्रोल होता है? देखिए, जहाँ भी आप सोच समझ कर कोई काम करते हो तो फिर उसमें तय है कि ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, क्योंकि सोच समझ करके कोई काम करना ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। लेकिन जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, चाहे आप झटके से हाथ हटा लेते हो, झटके से पैर ऊपर उठा लेते हो, पुतली का साइज छोटा या बड़ा हो जाना, या फिर आपके आँख के सामने कुछ चला आए तो आप तुरंत पलक झपक लेते हो, आंखें बंद कर लेते हो, ये भी अपने आप हो गया, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। तो जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसमें 99% स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, कुछ को छोड़ करके। दो आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ आपके एग्जाम में आ सकता है, पलक झपकना, साथ में पुतली के आकार का छोटा या बड़ा होना, ये दोनों ही रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, बट ये दोनों ही एक्शंस हमारे मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। बाकी सारा आपने पैर हटा लिया, आपने झटके से हाथ हटा लिया, ये सारे एक्शंस जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, 99% जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसमें 99% जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ये देखो, मिड ब्रेन के बारे में मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इसमें ऑप्टिक लोब होता है जो देखने से संबंधित है, साथ में प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शंस जैसे कि पलक झपकना और पुतली के आकार को नियंत्रित करना, ये मिड ब्रेन का काम है। अगला है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में इनमें से कौन शामिल नहीं है? रिफ्लेक्स आर्क मतलब कि रिफ्लेक्स साइकिल। जब भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं तो जो भी प्रोसेस होता है रिफ्लेक्स एक्शन में वो एक साइकिल बनाता है। जैसे देखो, आपके तलवे में जब पिन चुभा तो पेन हुआ, तुरंत वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन एक मैसेज लेकर के गया। कौन लेकर गया? सेंसरी न्यूरॉन। ये एक मैसेज लेकर के गया किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। फिर स्पाइनल कॉर्ड ये मोटर न्यूरॉन के द्वारा एक मैसेज भेजा किसके पास? हमारे पैर के पास, हमारे पैर के मसल के पास कि भैया पैर हटा लो। तो इसी तरह से ये एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है। तो इसमें हमारा सेंसरी न्यूरॉन है जिसे हम लोग एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु, उसके बाद मोटर न्यूरॉन है जिसे हम लोग इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो ये सारे ही शामिल हैं, इनमें से कोई नहीं है जो शामिल नहीं है। आगे है कि हमारे बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन या ऑर्गन्स हैं? हमारे बॉडी में टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और ये सब आपको पता है। अगला ये है कि आँख, कान, नाक, एक्स और वाई हमारे शरीर के संवेदी अंग है। तो आपको एक्स और वाई के बारे में बताना है कि क्या है। यहाँ देखो, एक्स में लीवर दे रखा है, यहाँ एक्स में ब्रेन दे रखा है, यहाँ वाई में किडनी दे रखा है, यहाँ सही है डी में त्वचा और जीभ, स्किन और टंग। तो 5 हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आई हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया और नोज हो गया। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के बारे में बताना है कि कौन गलत है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये हमारे नाक में होते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये न्यूरॉन ही होते हैं जो हमारे नाक में होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, बी भी सही है। ये स्मेल को सेंस करते हैं। स्मेल को जैसे ही सेंस करेगा एक केमिकल रिएक्शन होगा, वहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगा और फिर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे ब्रेन को वो इम्पल्स जाती है। 4 में देखो लिखा हुआ है कि ये टेस्ट को सेंस करता है, तो ये गलत है, ये स्मेल को सेंस करता है। आगे देखो, एक एडल्ट ह्यूमन के जीभ में टोटल कितने टेस्ट बड्स होते हैं? एक एडल्ट ह्यूमन के टंग में टोटल 2000 से 8000 तक टेस्ट बड्स होते हैं। ये इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो और आप इसमें से अच्छे से याद कर लेना कि हमारे टंग का कौन सा पार्ट कौन सा टेस्ट देता है। जैसे यहाँ देखो, सबसे आगे वाला स्वीट है, उसके बाद दोनों तरफ सॉल्टी है, नमकीन, उसके बाद दोनों तरफ
सावर है यानी कि खट्टा है, और उसके बाद बिटर है यानी कि कड़वा है। तो ये सारे ही रीजन्स जो है आपको ध्यान में रखने होंगे कि कहाँ पर कौन है। अगला है जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स है वो कहाँ पर होते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी देखा कि हमारे टंग में क्या है, हमारे टंग में है टेस्ट बड्स, और इन टेस्ट बड्स में होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स। इन्हीं टेस्ट रिसेप्टर्स को हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ऐसे याद रखो कि हमारे टंग्स में 2000 से 8000 तक टेस्ट बड्स होते हैं, और इन सारे टेस्ट बड्स में होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स, जिसे हम लोग गस्टेटरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे टंग में है, डी इसका राइट आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पार्ट 2। अगले पार्ट में हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।